आज पढ़ेंगे बेटा हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, नाम से ही पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगी या नहीं। ऐसी सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, दो सरफेसेस ऑन विच those surfaces on which the value of electric potential remains same या is same लिख दें। Those surfaces on which the value of electric potential is same are known as equipotential surfaces। जिन सरफेसेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उन सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये ड्राइंग्स बनाएंगे बेटा फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये ऐसी ड्राइंग है, ये ऐसी डायग्राम है, ऐसी पिक्चर्स होंगी, ऐसी फिगर्स होंगी जिनके लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। जिन सरफेसेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, सो ये बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हमें डायग्राम्स बनानी है। देखो कुछ डायग्राम्स बनाता हूं मैं पहले, जस्ट टू हैव एन आइडिया। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है? द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज the potential due to a point charge is, क्या एक्सप्रेशन है बेटा? V इक्वल टू 1/4πε0 into Q by R। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लो बेटा हमारे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज है Q। इस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल यहां होगा R डिस्टेंस पे, उतना ही पोटेंशियल यहां भी होगा, है ना? चार्ज सेम, और अगर डिस्टेंस भी सेम रखूं, इधर अगर R डिस्टेंस पे देखना है, इधर अगर R डिस्टेंस पे देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, जिधर मर्जी देखो, अगर हम चार्ज सेम रख रहे हैं, डिस्टेंस सेम रख रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर हम एक स्फीयर बनाए, स्फीयर बना लिया मैंने पहले, और सेंटर पे एक चार्ज रखा है। सिंस ये स्फीयर है तो सेंटर पे चार्ज रखा होगा अगर, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये भी उतना, ये भी उतना, ये भी उतना। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है ना? Q बाय R सेम है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस जो बनेगा, इस स्फीयर को, स्फीयर देखने में आपको ये शायद रिंग लगेगा, बट एक्चुअली इट इज स्फीयर। ये हम बाहर भी हो सकता है। इन द सिमिलर वे अगर इधर बनाऊंगा तो ये होगा, ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम क्या बना सकते हैं बेटा? हम इक्वी, यहां पर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना सकते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज the equipotential surfaces are in the form of concentric spheres।
फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो हमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाएंगे तो उनको बोलेंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। मींस एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में, अगर आपको याद हो तो इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाते थे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ डायरेक्टेड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ डायरेक्टेड हैं, लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तो एरोज की फॉर्म में है, आउटवर्ड डायरेक्टेड हैं या इनवर्ड, बट जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ concentric spheres। पहले क्या करते हैं बेटा, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फिर हम कुछ और ड्राइंग की बात भी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करें फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट to the other point on an equipotential surface। No work is done when a charge is taken from one point to the other on an equipotential surface। किसी equipotential surface पे अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए तो वर्क नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज डन। कैसे जस्टिफाई करते हैं बेटा? देखो, अगर हमारे पास मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट है, किसी स्फीयर का पार्ट है, कैसे भी शेप हो, स्फीयर में से हमने कट कर लिया। यहां पर दो पॉइंट्स ले लूं मैं, ए और बी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं इसी सरफेस के ऊपर। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है बेटा? वर्क डन बाय डेफिनेशन, हमने बेटा परसों भी पढ़ा था डेफिनेशन ये वाला, वी ए, यहाँ वी बी माइनस वी ए लिखे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू जीरो। क्या डेफिनेशन है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज एक्चुअली द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज, पढ़ा हुआ आपने। लेकिन अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए और वी बी दोनों बराबर होंगे। वी और वी बी अगर दोनों बराबर हैं तो उनका डिफरेंस क्या हुआ? उनका डिफरेंस हुआ जीरो। सो बोलेंगे देयरफॉर डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो। और कोई भी अगर आपके पास रेशियो जीरो बन रही है तो इसका एक ही मतलब है कि डब्ल्यू ए बी जो है वो जीरो के बराबर। सो इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और एनी गिवन चार्ज from one point to the other point on an equipotential surface, the work done is zero। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल बराबर तो डिफरेंस जीरो,
और अगर डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब वर्क 0 है। ठीक है, नो वर्क इज डन व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन इज 0। ठीक है, ये आ गई बेटा आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। फिर नेक्स्ट देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always perpendicular to the equipotential surfaces. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी हम प्रूव करेंगे, देखो कैसे। बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम, पोटेंशियल में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, वर्क की बात करते हैं। वी राइट dw इक्वल टू q0 इंटू dx। ठीक है, 2-3 दिन से हम यही इसी पे बात कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे हमने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव किया, इसी के बेसिस पे हमने रिलेशन डिराइव किया बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। dw इक्वल टू q0 इंटू ई डॉट dx। लेकिन बेटा अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अभी प्रूव कर रहे थे हम, ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस dw तो 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, dw 0, देयरफॉर q0 इंटू ई डॉट dx इक्वल टू 0। अगर वर्क 0 तो डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब E जो है वो परपेंडिकुलर है dx के। मैं डायग्राम से भी बताऊंगा अभी आपको क्यों। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है किसका, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ dw 0 आ रहा है, इसका मतलब E डॉट dx 0 है। तो E डॉट dx 0 मतलब E इज परपेंडिकुलर dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे देख लीजिए, डायग्राम समझो बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये था हमारे पास A और B, 2 पॉइंट्स है मान लो। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है dx। जो डायग्राम पहले बना रहे थे वही है ये। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा अभी, उसमें फिर से दिखाऊंगा, बट ये मैथमेटिकल प्रूफ आ गया। क्योंकि वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है q0 इंटू ई, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हुआ। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब E जो है वो dx के परपेंडिकुलर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देख के वी कैन मेक एन आइडिया वेदर वी आर इन ए स्ट्रॉन्गर फील्ड और ए वीकर फील्ड। कैसे, देखो पहले मैं लिख लेता हूं। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are more crowded in the region of a stronger field। जहां फील्ड स्ट्रांग होता है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
ज्यादा पास पास होती हैं, ज्यादा क्राउडेड होती हैं, एंड दे आर लेस क्राउडेड in the region of a weaker field. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां उनकी क्राउडिंग भी कम होगी. दे आर लेस क्राउडेड इन द रीजन ऑफ ए वीकर फील्ड एंड दे आर मोर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर फील्ड. ठीक है, कैसे देखो. चलो ये सारी चीजें हम एक ही बारी डिस्कस करते हैं. देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस cannot intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्टिंग हुई तो एक कॉमन तो होगा. सरफेस ड्राइंग्स पे तो पोटेंशियल की दो वैल्यूज होंगी, इक्वी पोटेंशियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वो होते हैं जिन पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू है. सो इन चार प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को समझने में हमारी हेल्प करेंगे. देखें, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल होता है. स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मेरे पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनानी है तो फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं. पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है तो क्या करें, एक स्फीयर बनाया, ठीक है. इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है सभी का, है ना. जितना डिस्टेंस ये उतना ये उतना ये. सो हम एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो सरफेस बनाएंगे दैट विल बी ए स्फेरिकल सरफेस. फिर एक और स्फीयर बना लो. ये कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इसका बेटा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एक पॉइंट पे यहां और यहां पोटेंशियल नहीं होगा बराबर, लेकिन यहां अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V2. मतलब ये पहले वाला स्फीयर, at every point of this sphere potential V1, at every point of second sphere potential V2. और इसी तरह से देखो, हम दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा बनाना. क्यों? क्योंकि जहां इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा क्राउडेड हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है. where they are less crowded the electric field is weaker. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, पास वाले पॉइंट्स पे. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, लाइंस आर क्राउडेड, वीक, लेस क्राउडेड. सिमिलरली ये आ गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये ड्राइंग आ गया फॉर ए पॉइंट चार्ज. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी पॉइंट चार्ज के कारण. अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को? फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड we can draw the lines like this. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। देखो, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the equipotential surfaces are in the form of concentric spheres. Concentric spheres नहीं, sorry. For a uniform electric field, the equipotential surfaces are in the form of equidistant planes. प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर होती है प्लेन। जैसे ये मेरे पास एक नोटबुक है मान लो, और यहाँ कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ऐसे एज्यूम कर ले, जहां भी जिस भी रूम में आप बैठे हैं, लेफ्ट साइड की वॉल पॉजिटिव है, राइट साइड की नेगेटिव है। ऐसे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी ये। अगर मैं यहाँ एक नोटबुक ऐसे रख दूं, देखो जितना डिस्टेंस इसका है उतना इसका, सभी पॉइंट्स का सेम डिस्टेंस है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूं, इस प्लेन पे पोटेंशियल V1, बेटा यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये जो प्लेन्स आपने बनाने हैं ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होता है वहां लाइंस ज्यादा, वहां ये सरफेसेस ज्यादा क्राउडेड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये स्पेसिंग भी बराबर, मतलब जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। अगर इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1, यहाँ V2 और यहाँ V3 है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि V1 और V2 बराबर होंगे। देखो हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन देखा था हमने, E इक्वल टू माइनस dV/dr। E इक्वल टू, तीसरे पॉइंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, E इक्वल टू माइनस dV/dr। It is called as relation between electric field intensity and electric potential। इसमें 2 चीजें बताई थी। एक तो इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो देखो V1 बड़ा है V2 से और V2 बड़ा है V3 से, तो हम यहां बोलेंगे क्या, V1 V2 से और V2 V3 से बड़ा है। और यहाँ क्या बोलेंगे, V1 V2 से और V2 V3 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहे आउटवर्ड है चाहे लेफ्ट टू राइट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होगा। सो यहाँ V1 ज्यादा V2 से, V2 V3 से, और यहाँ भी ऐसा ही है। दूसरा देखें, E इक्वल टू माइनस dV/dr है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि dr इज इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाई, सॉरी, dr इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई E। अब ये V1 और V2 का जो डिफरेंस है बेटा, कहीं से भी देखो, यहां से जितना डिफरेंस है उतना ही यहां से होगा, उतना, क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू सेम है। यहाँ पर जितना V1 है यहाँ उतना ही V1 है, यहाँ जितना V1 है यहाँ उतना ही है, और ऐसे ही V2 भी सेम है हर पॉइंट पे, तो डिफरेंस भी तो सेम है। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 गिवन सरफेसेस हैं, अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हुआ, ठीक है। फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस यही जो रिलेशन था मेरे पास, E इक्वल टू माइनस dV/dr, इस रिलेशन को क्या कर दिया, dr इक्वल टू माइनस dV/E। और अगर 2 गिवन सरफेसेस हैं हमारे पास, फॉर 2 equal equipotential surfaces, for 2 given equipotential surfaces, dV is constant। और अगर बेटा dV कांस्टेंट है
तो इसका मतलब डी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इसलिए जहां ई स्ट्रॉन्ग वहां डी आर कम, और जहां ई वीकर होगा वहां डी आर ज्यादा होगा। द इलेक्ट्रिक field intensity is stronger, the field the equipotential surfaces are more crowded। लेकिन अगर यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो, तो स्पेसिंग भी बराबर, मतलब अगर E कांस्टेंट है तो DR भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। E अगर ज्यादा है तो DR कम, और E अगर कम है तो DR क्या है, d डिवाइड dz, कुछ भी, dr इज द डिस्टेंस। तो अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे भी देख सकते हो। यहां पर डिस्टेंस कम है, यहां दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां लाइंस भी क्राउडेड होती हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्राउडेड होती हैं। इसी के बेसिस पे देखो बेटा, अगर हमारे पास एक डाइपोल है, हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए डाइपोल। We can draw the equipotential surfaces for a dipole। देखो कैसे, डाइपोल में क्या होता है बेटा, डाइपोल में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, साइड वाले रीजन में फील्ड वीकर होता है। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उसको खींचेगा, तो सेम डायरेक्शन में जब होंगे दोनों तो वैल्यू बढ़ेगी, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद हो, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो याद होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं वो ऐसे बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी हैं। लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, देखो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ तो फील्ड वीक है। आप बेटा क्या करो, एक एक स्फीयर तो बना लो, पॉइंट चार्जेस हैं इसलिए। बट देखिए आगे वाले जो स्फीयर बनाओगे ना, दे आर मोर क्राउडेड हेयर, इस रीजन में, बीच वाले रीजन में ज्यादा क्राउडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी फॉर बेटर डायग्राम्स। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होती है, सिंपल सी चीज है। तो पॉइंट चार्जेस है, डाइपोल में ही है ये, तो बीच वाले रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्गर है, लाइंस आर मोर क्राउडेड। एंड इसी तरह से अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, फॉर टू सिमिलर चार्जेस, बट अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच वाला जो रीजन होगा वहां तो फील्ड वीकर होता है। कैसे देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बीच में कहीं भी अगर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो ये उधर रिपेल करेगा, वो इधर रिपेल करेगा, तो बीच में तो फील्ड होता ही नहीं। फील्ड लाइंस कैसे बनानी है, देखो ये लाइन, ये बनाए आपने सर्कल्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां ज्यादा क्राउडिंग होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है वहां लेस क्राउडेड। तो ये ओवरऑल पिक्चर ऐसे बन जाती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग वहां लेस डिस्टेंस, और जहां फील्ड वीक वहां ज्यादा डिस्टेंस होता है।
और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी तो वो ऐसे बनती थी, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है बेटा, ये डायग्राम्स देख लीजिए। ठीक है, वी हैव सर्टेन प्लेन्स, और ये सारे के सारे जो प्लेन्स हैं ये एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड हैं एट 60 डिग्री। ठीक है, प्लेन्स हैं, आपको कैसे दिख रहे हैं ये देखो। जैसे ये नोटबुक है ना, आपको ऐसे देखोगे तो ये आपको फ्लैट सरफेस दिखेगा, इधर से देखोगे तो अगर मैं ये वाला व्यू दिखाऊं तो आपको सिर्फ ये एज दिखेगी, तो ये वही है। एक्चुअली दीज आर प्लेन्स। ठीक है, इफ यू लुक वांट टू लुक एट इट 3 डायमेंशनली, इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर यहाँ इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 20 वोल्ट, यहाँ 30 वोल्ट और यहाँ 40 वोल्ट है पोटेंशियल, तो ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी as per this situation. So what is here? We have one plane. See, the plane is like this. ठीक है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 90 पे, 30 पे, 45 पे, कुछ भी हो सकता था, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20, ये 30, ये 40। इसका मतलब दीज आर इक्वी डिस्टेंट प्लेन्स। कैसे इक्वी डिस्टेंट प्लेन है? तो अगर इक्वी डिस्टेंट प्लेन है तो ऑब्वियस है यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इक्वी डिस्टेंट प्लेन होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है डीवी बाई डी आर। हम डीवी बाई डी आर को वी बाई डी भी बोल सकते हैं। डीवी बाई डी आर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कोई भी दो ले लीजिए, आप ये दोनों ले लो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मतलब डीवी कितना है? 10 20, तो डीवी कितना है? 20 माइनस 10। और ये दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस नहीं देखना बेटा, आपको हमेशा जो ये डी या ये डी आर होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, मान लें ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये परपेंडिकुलर, आपको पता है ये कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये किसके बीच में एंगल होता है? 90 डिग्री, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। दैट मींस ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, तो इस ये आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। ये दिया हुआ 10, ध्यान से समझना। ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कुछ नाम दे दो जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। ए बी, या ए और बी ये पॉइंट्स थे, ये सी बना लिए। चलो, सी पे आपका 90 डिग्री आ गया, ए पे 60। नाउ यू कैन इजीली हैव ए लुक एट हियर, ये 60 है। हमें चाहिए बीसी, तो यू कैन सी हियर बीसी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा टेक्निकल है ये। BC is perpendicular, AC is hypotenuse, BC by AC is sin 60। तो BC कितना हुआ? AB sin 60। AB तो 10 है ये, और sin 60 कितना होता है? √3/2। तो आपका ये आंसर आएगा 5√3। तो किससे डिवाइड करोगे? 5√3 से डिवाइड कर लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10/5√3 which will be written as 2/√3 वोल्ट पर मीटर। दोबारा बता रहा हूं, यहाँ जो पोटेंशियल है वो 10 है, यहाँ जो पोटेंशियल है वो 20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10। अगर तो बेटा ये प्लेन्स ऐसे होते, ये ऐसा होता एक और एक दो, तो हम इनके बीच का डिस्टेंस लेते 10 सेंटीमीटर। बट ये प्लेन ऐसे है एक और एक दो, तो जब ये दोनों प्लेन्स ऐसे होंगे तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये मैंने आपको यहाँ समझाया, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। इट इज इक्वल टू AB sin 60। sin 60 √3/2 होता है, उससे आपका D आ गया 5√3, पोटेंशियल डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय 5√3। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू आ गया? 2/√3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ पहले, फिर डायरेक्शन की बात भी करता हूं। फिर अगर डायरेक्शन देखनी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं?
एक स्टेटमेंट आज भी मैंने बोली 2 बार, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो पोटेंशियल कम कैसे हो रहा है, देखो इधर तो नहीं हो सकती फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो हमारे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यूनिफॉर्म बनाना है आपने, ये होगी, ये होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ऐसे क्यों बनाया, ये समझ में आ रहा है ऐसे क्यों बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाई नॉट दिस वे? वो प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देखना। जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कम उस डायरेक्शन में हो रहा है, 40, 30, 20, 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। और हमेशा जो अभी पढ़ा भी था हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है। अगर तो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती ऐसी तो सिंपल होता क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे होती 10, 20, 30 तो हम बोलते ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया 20 - 10 डिवाइडेड बाय 20 - 10। ऑफ कोर्स ये सेंटीमीटर में है बेटा, एक चीज यहाँ गड़बड़ करी हमने, ये सेंटीमीटर में है तो इसको आपने 5√3 × 10⁻² मीटर लिखना है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो ये आपके पास 200 -2, हाँ अब बोला 200/3 वोल्ट पर मीटर आएगा इंटू 10⁻²। ठीक है। अगर ये सीधी लाइंस होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना था, ये लाइंस ऐसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, ये तो 60 है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे ये 60 है, ये 90, तो 60 और 90 क्या हो गया 150। तो आपने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 200/√3 वोल्ट पर मीटर। सर फिर √3 बोलो 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 फिर बोलो √3 नहीं आएगा, सिर्फ 200 आएगा। क्यों, सोचो। और ये एंगल कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था मैं इसको कंप्लीट कर लूं स्टेटमेंट को। ये 90 है, ये 60, तो ये एंगल कितना हुआ 150 डिग्री। तो आपने बोलना है ई का वैल्यू इतना होगा 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वहां लिखा भी होगा 150 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब पूछ लो जो पूछना है। फिर से देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, 20 वोल्ट 10 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना है 5√3। कैसे, बेसिकली जो डिस्टेंस है वो है, इधर से देखो ना, ए बी साइन 60, तो ए बी 10 सेंटीमीटर है, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये 5√3 सेंटीमीटर बना। तो 5√3 सेंटीमीटर, ऊपर तो 10 वोल्ट ही है ना, तो 5√3 10 सेंटीमीटर को क्या लिखा 5√3 × 10⁻² मीटर। तो ये ऊपर जाएगा, ये तो हो गया 100, ये 2 है, तो 200/√3, √3 थोड़ी ना कैंसिल हो गया कहीं, चेक कर लो। 200/√3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के कितना 150 डिग्री। इसको थोड़ा सा टाइम लगाना, अगर फिर भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क, ठीक है। बट इसको आप एक बार बनाए, कॉपी पे बनाओ इसको और फिर मुझे करके दिखाओ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा करा दूंगा। थैंक यू।